हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप सभी ने मेरी जो 11th क्लास की जो सीरीज चल रही थी पॉलिटिकल साइंस की, दोस्तों उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उसके लिए आपका दिल से, तहे दिल से जो है शुक्रिया दोस्तों, आपका आभार है मेरे ऊपर। और दोस्तों, आप भी जो है इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों लाइक बटन दबाना मत भूला कीजिए। आपने वीडियो तो देख रहे हो लेकिन आप लाइक नहीं दबा रहे हो, लाइक बटन, ठीक है दोस्तों। तो लाइक बटन जरूर दबाएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपका प्यार दिखता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, आज की जो है हमारी क्लास नागरिकता चैप्टर अध्याय 16, जो कि आप 6 चैप्टर भी बोल सकते हो दोस्तों। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। ध्यान दीजिए, रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। रंग भेद की नीति का तात्पर्य है किसी व्यक्ति या समुदाय को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना, ठीक है। यह नीति सामान्यतः काले और सफेद लोगों के बीच भेदभाव करती है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड नीति, ठीक है, के दौरान था। अब दोस्तों, इससे क्या है रंग भेद की नीति? ये काले और गोरों के बीच का अंतर है दोस्तों, रंग भेद, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपने ये सीखा कि रंग भेद नीति क्या थी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समाज सदस्यता से क्या अभिप्राय है। समाज सदस्यता क्या होती है? ध्यान दीजिए, समाज सदस्यता का मतलब है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या फिर दोस्तों क्या बोलूंगा मैं, सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, यह समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। मतलब समाज सदस्यता क्या होती है? सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना, समानता मिलना, यही क्या दोस्तों कहलाएगा? आपकी समाज सदस्यता कहलाएगा। ध्यान रखना, बिना किसी जाति रंग भेद के नीति के बिना, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग विस्थापित क्यों होते हैं, या 2 कारण बताइए इसके, ठीक है। लोग विस्थापित मतलब एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं, इसे कोई 2 कारण बताने हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है प्राकृतिक आपदाएं। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं, इसमें बाढ़, भूकंप आ जाती हैं, उसके कारण भी लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है विकास परियोजनाएं। दोस्तों, विकास परियोजनाएं में क्या होता है? बेसिकली कहीं बांध बन रहे हैं, कहीं सड़कें बन रही है, इसकी वजह से भी क्या होता है, जहां पर लोग रह रहे होते हैं उन जगहों को खाली करके उन्हें जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे विकास के कार्य होने रहते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे बांधों, सड़कों और उद्योगों के निर्माण से लोग अपनी जमीन और घरों से विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों क्या है, देखिए ध्यान से, भारत में विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन कीजिए। इसमें दोस्तों जो ये हमारी जो है मैडम, ये है मेधा पाटकर। इन्होंने दोस्तों जो नर्मदा नदी पे जो बांध बन रहा था, उससे जो लोगों को नुकसान हुआ था, उनके खिलाफ इन्होंने क्या करा था, उनकी मदद करी थी, उनके खिलाफ उनके साथ उन्होंने मिलकर संघर्ष किया था सरकार से। देखिए, भारत में नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा बांध से विस्थापित हुए लोगों ने अपनी जमीन और पुनर्वास के अधिकार के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में मेधा पाटकर जैसी नेता शामिल थी, ठीक है, और जिन्होंने जल, जंगल, जमीन और जीवन के अधिकार के लिए संघर्ष किया, ठीक है दोस्तों। तो यही थी मेधा पाटकर, जिन्होंने क्या, नर्मदा नदी बचाओ के लिए संघर्ष किया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विश्व नागरिकता आज एक आकर्षक बनी हुई है कैसे। विश्व नागरिकता एक आकर्षक बनी हुई है कैसे, ये बताना दोस्तों। आज समय में आप लोगों को पता है कि हम एक देश से दूसरे देश की खबर आज तुरंत जान सकते हैं, घर पे बैठे बैठे मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से। दोस्तों वही चीज है, इसके अंदर पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। विश्व नागरिकता का विचार आजकल अधिक आकर्षक बन गया है, ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण दोस्तों क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में पूंजी, विचार, श्रम आदि का जो है आदान प्रदान करना, उसी को हम क्या कह सकते हैं, वैश्वीकरण, जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण दुनिया भर में लोग आपस में अधिक जुड़ गए हैं। यह विचार व्यक्तियों को राष्ट्रीय सीमाओं से परे मानवता के साथ एकजुटता करती है। कुछ कारणों से यह जो है आकर्षक बनी हुई है विश्व नागरिकता। तो कारण देखेंगे, 4 पॉइंट है कारण के, जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहला है वैश्वीकरण। देखिए, सूचना और व्यापार का वैश्विक स्तर पर प्रसार लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जिससे सीमाओं से परे एक सामूहिक पहचान बन जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मानव अधिकार। देखिए, अब लोग केवल अपने देश के नागरिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नागरिकों के रूप में मानव अधिकारों के प्रति जागरूक होता है। मतलब अगर आज के समय में सोशल मीडिया का टाइम है, रील्स वगैरह स्क्रॉल करते समय अगर आपने कुछ ऐसा देख लिया, व्यक्ति कुछ ऐसा देखते हैं, तो उसके खिलाफ लोग आवाज उठाने लग जाते हैं, ठीक है। तो वही है, आज मानव अधिकार चर्चे में चल रहा है। देखिए थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट क्या है, साझा चुनौतियां, क्या है, साझा चुनौतियां, ध्यान देंगे। पर्यावरण परिवर्तन, युद्ध और असमानता जैसी वैश्विक समस्याओं ने लोगों को एकजुट करने में मदद करी है। देखो आतंकवाद है और पर्यावरण परिवर्तन है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि सभी देशों को एक साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या है, देखिए अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऐसे संगठन बनाए हैं ताकि विश्व भर में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो ज़रा ध्यान देंगे, इन संगठनों के माध्यम से देश के बीच सहयोग बढ़ा है और विश्व नागरिकता की अवधारणा को मजबूत किया गया है। तो दोस्तों यही आपका क्वेश्चन था, देख लीजिए ध्यान से, 6 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में आ सकता है, ध्यान से पढ़ेंगे। विश्व नागरिकता आज एक आकर्षक बनी हुई, हमने पढ़ लिया। वैश्वीकरण, मानवाधिकार, ठीक है, साझा चुनौतियां और क्या है, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आपको मैं, पूरी जो भी है एग्जाम के अंदर पूछे गए सवाल है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लो इसे, ठीक है, पढ़ना है आपको ध्यान से। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, शरणार्थियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैंने क्या बोला, शरणार्थियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान देंगे, पहला क्या है, आवास की समस्या। में शरणार्थी क्या होते हैं पहले तो यही समझ लो आप। शरणार्थी दोस्तों जो अपने देश को छोड़कर किसी कारण की वजह से, पॉलिटिकल कारण भी हो सकता है, राजनीतिक कारण भी हो सकता है, ठीक है, जैसे राजनीतिक पॉलिटिकल एक ही होता है, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक कई कारण हो सकते हैं, इसकी वजह से देश लोग छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें शरणार्थी कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जाके रहते हैं, अनजान जगह पर उन्हें शरणार्थी कहते हैं। ध्यान दें, शरणार्थियों को सुरक्षित और स्थिर आवास की कमी होती है और वह अस्थायी शिविरों में रहकर अपना जीवन बिताते हैं। जैसे दोस्तों अभी कुछ बांग्लादेशी जो हैं अभी इंडिया के अंदर हैं, वो अवैध रूप से कहीं कहीं रह रहे हैं, उनके पास कोई स्थायी जगह नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार समझिए, पहला पॉइंट है आवास की समस्या, ठीक है। अगला है भोजन और पानी की कमी। क्या दोस्तों, भोजन और पानी की कमी। देखिए भोजन और पीने के पानी जो उनके लिए मूलभूत आवश्यकता है अक्सर सीमित होते हैं, ठीक है। तो भोजन और पानी की भी कमी होती है शरणार्थियों को। अगला है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ठीक है, ध्यान दें, शरणार्थियों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती जिससे रोग और संक्रमण फैल सकते हैं। अगला पॉइंट है शैक्षिक अवसरों की कमी, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं होती ढंग से उनके बच्चों की। देखिए शरणार्थी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि वह नियमित स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते, ठीक है। अगला है आर्थिक असुरक्षा। क्या बोला दोस्तों, आर्थिक असुरक्षा। असुरक्षा तो समझते हैं, इनसिक्योरिटी। शरणार्थी अक्सर रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं और इससे उनकी आर्थिक स्थिति जो है खराब हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, क्या क्वेश्चन था दोस्तों, एक बार बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरणार्थियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक बार मेरे साथ रिविजन करेंगे। क्या है, आवास की समस्या, ठीक है, भोजन और पानी की कमी, अगला है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, उसके बाद है शैक्षिक अवसरों की कमी, ठीक है, और आर्थिक सुरक्षा। तो ये ध्यान देंगे चारों पांचों पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों 6 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज नागरिकों को जो भी अधिकार मिले हुए हैं वह उसके कड़े संघर्ष का परिणाम है, मतलब इस सिद्ध करो। देखिए मतलब कि क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज नागरिकों को जो भी अधिकार मिले हुए हैं वह उनके कड़े संघर्ष का परिणाम है। ध्यान दो, लेकिन जो भी आज अधिकार आपको नागरिकता मिली हुई है, जो भी अधिकार मिले हैं, लोगों ने जो मतलब पहले के जो लोग जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने जो स्वतंत्रता संग्राम करा, लड़ाई करी, भारत को अंग्रेजों से छुड़ाया, तो दोस्तों इसी के बारे में अभी पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, ध्यान दें इनको। देखिए देखो आज जो नागरिकों को अधिकार प्राप्त है वह लंबे समय मतलब लंबे संघर्ष और आंदोलन का परिणाम है, ठीक है। समाज में समानता और अधिकारों की लड़ाई के दौरान विभिन्न समाज सुधारक आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के तौर पर देखिए, पहला स्वतंत्रता संग्राम पढ़ोगे, फिर सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष, फिर है लोकतांत्रिक अधिकार। तो दोस्तों पहले देखिए स्वतंत्रता संग्राम। देखिए भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, ठीक है। यह संघर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की प्राप्ति का कारण बना, ठीक है, जैसे स्वतंत्रता, जैसे धर्म की स्वतंत्रता, समानता आदि, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता संग्राम है, अंग्रेजों को हराया, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं हमारे देश के अंदर हमको मौलिक अधिकार वगैरह जो है मिले, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष। देखिए भारतीय समाज में जातिवाद,
धार्मिक भेदभाव और लिंग भेदभाव के खिलाफ कई आंदोलनों ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। उदाहरण स्वरूप अंबेडकर जी, जिन्होंने अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, के लिए जो है अधिकारों की लड़ाई, और महिला अधिकारों के लिए आंदोलनों ने महिलाओं को मतदान का अधिकार जो है और शिक्षा का अधिकार जो है दिलवाया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या चीज़ है दोस्तों, हमने क्या पढ़ा पॉइंट, सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष। तो इसमें अंबेडकर जी, जो भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, एससी और महिलाओं के लिए इन्होंने अधिकारों की मांग करी। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक अधिकार। क्या है लोकतांत्रिक अधिकार? देखिए लोकतांत्रिक अधिकार, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आप सभी को पता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इन अधिकारों के प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ा है ना। अब जो है संघर्ष करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी अंग्रेजों से, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता और शब्द की स्वतंत्रता जैसी स्वतंत्रता लंबे संघर्ष के बाद मिली। ठीक है, इस प्रकार आज जो नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं वह संघर्ष, आंदोलन और विचारधाराओं के परिणाम स्वरूप मिले हैं, और यह किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण कड़ी होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों आपको? ठीक है, आज नागरिकों को जो भी अधिकार मिले हुए हैं वो लंबे संघर्ष यानी स्वतंत्रता के परिणाम है, सिद्ध करो। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो इसको लिख देना। ठीक है, चलिए जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे बताना है आपको। ठीक है, ध्यान देंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए भारत लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य, पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए भारत में लोकतंत्र की प्रणाली लागू है, जहां नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का पूरा अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जहां नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की जाती है। नागरिकों के पास मतदान अधिकार मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज है। ठीक है, और वह समान चुनावी अवसरों के माध्यम से अपने नेताओं को चुनाव करते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे क्या है, लोकतांत्रिक राज्य। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य, देखिए भारत एक संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मतलब है कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता, ठीक है, और ना ही किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव करता है। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। भारत में विभिन्न धर्मों को लोग जो है मतलब क्या है, विभिन्न धर्मों के लोग अपने धर्म को स्वतंत्रता से पालन कर सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अपने धार्मिक संस्थाओं का पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो ही चीज़ है, लोकतांत्रिक राज्य, इसके अंदर लोगों को जो है लोग जो है नेताओं को चुनते हैं चुनाव के प्रणाली के अंतर्गत, जिसके कारण उन्हें सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगला क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब क्या, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है और सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को अपनाने, प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, देखिए इसलिए भारत लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित है, जो सभी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्या पढ़ा आपने क्वेश्चन। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे, तो लोकतांत्रिक भी समझ में आ गया और धर्मनिरपेक्ष राज्य भी आपको जो है क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, लिख लीजिए, चाहे तो अपनी कॉपी किताब से रिवीजन कीजिए, लेकिन दोस्तों पढ़िए, आपकी 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बाकी 12th में आ जाओ, उसके बाद और 12th की भी वीडियो है और बनाऊंगा भी, नई जो है क्लासें भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज जो है आज का टॉपिक खत्म होता है। आप इन सब चीज़ों को रिवीजन कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।